हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले मैंने क्लास में जो बताने का प्रयास किया था कि गुप्त वंश के धार्मिक जीवन के बारे में, लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुप्त काल को स्वर्णिम या स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। क्योंकि गुप्त काल में हम देखते हैं कि सम्राटों द्वारा शासन जो व्यवस्था थी वह प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस समय। क्योंकि जिसमें हम देखते हैं कि इस समय जो है सभ्यता संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में जो है अभूतपूर्व विकास हुई थी। इस काल में विशेषकर हम देखते हैं कि हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष पर थी, अपनी प्रकाष्ठा पर थी। इस काल में चहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर इतिहासकारों ने जो है इस काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। इसे क्लासिकल युग या भारत का पेरिक्लिन युग इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकार का कहना है कि भारतीय संस्कृति का सर्वांगीण विकास मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक जो यज्ञ देवी देवताओं की जो पूजा और वैदिक व्यवस्थाओं के प्रयास से ही जो है इस काल को ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान का काल मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि साहित्य, कला और विज्ञान की जो विकास को देखते हुए जो है स्वर्ण काल की संज्ञा दिया है। तो इस तरह से जो है विभिन्न इतिहासकारों ने कहा है, लेकिन एक इसके तीनों विचारधाराओं के जो इतिहासकारों के द्वारा जो दी गई है उनके एक ठीक उसका उल्टा विपरीत जो है कुछ मार्क्सवादी विचारधारा के जो इतिहासकार जो है बताते हैं कि आर्थिक ह्रास और सामंती शोषण का वृद्धि इस समय का काल को मानते हैं। लेकिन स्वर्ण काल की जो परिकल्पना है वह आदर्शात्मक जो है विचारधारा की देन है। यानी आधुनिक आदर्शवादी जो इतिहासकार जो है स्वर्ण काल को आधुनिक जो इतिहासकार जो होते हैं वो जो स्वर्ण काल का तात्पर्य किस चीज को मानते हैं, वह जो है स्वर्ण काल किसको मानते हैं। आधुनिक जो इतिहासकार है तो वो मानते हैं सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक रूप से, और साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें क्या जनजीवन यानी उस समय की जो है यानी जितनी भी प्रजा है या जनता हो, यानी जनजीवन जो है कैसा हो, संतोषजनक हो, जनजीवन संतोषजनक हो। और देश कैसा हो, देश हमारा कैसा हो, देश या समाज समृद्धशाली हो, देश समाज समृद्धशाली हो, धन धान्य हो, किसी चीज की जो है कमी महसूस ना हो। तो आधुनिक इतिहासकारों का यही स्वर्ण काल का तात्पर्य बताते हैं। तो सबसे पहले जो है ये हमारा जो देखने को मिला है, यही हमारा देखने को मिला है लगभग गुप्त काल में। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग या स्वर्णिम काल कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है ये राजनीतिक एकता, क्योंकि गुप्त काल में जो देखते हैं कि राजनीतिक एकता थी, महान सम्राटों का शासन व्यवस्था थी। कुछ महान सम्राट भी हुए जो अपनी शासन व्यवस्था के चलते जो स्वर्ण काल की संज्ञा इतिहासकारों ने दिया है। उसी तरह आर्थिक समृद्धि का काल था इस समय, और बहुत सारे क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हो रही थी, तो आर्थिक समृद्धि भी एक उनमें से एक था। अगला हम देखते हैं धार्मिक साहित्य, धार्मिक सहिष्णुता की नीति था, वो भी हम बताएं। इसके बाद देखते हैं कि साहित्य, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुई थी। इसलिए जो है इस काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि राजनीतिक एकता, यानी हम देखते हैं कि जो है मौर्य काल के बाद जो है राजनीतिक एकता स्थापित हुई। पहली बार मौर्यों के बाद पहली बार राजनीतिक स्थिति में जो है यानी एकता स्थापित हुई थी। या जो है हम देखते हैं कि हिमालय से लेकर जो है विंध्य पर्वत और बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक यह क्षेत्र फैला हुआ था। यहाँ तक कि जो है इस समय का जो पराक्रम और वीरता के बल पर, यानी गुप्त सम्राटों के जो पराक्रम और वीरता के बल पर ही जो है भारत को एकता के सूत्र में जो बांधने के प्रयास किया था और बांधा भी था। जिस तरह से समुद्रगुप्त ने जो है पूरे क्षेत्र को जो है बांधा था। तो इस तरह से देखते हैं भौतिक और नैतिक विकास के साथ साथ सुदृढ़ और राजनीतिक जो है
परिस्थितियां थी। इस समय क्या थी, भौतिक और राजनीतिक विकास हुई थी और उसके साथ साथ सुदृढ़ राजनीतिक परिस्थितियां शामिल थी इस समय। इसीलिए राजनीतिक एकता भी जो बहुत बड़ा फैक्टर था, जो स्वर्णिम काल का एक अंग के रूप में है। इसी तरह हम देखते हैं जो महान सम्राटों का शासन व्यवस्था कैसी थी, क्योंकि इस समय गुप्त सम्राटों के समय में, यानी श्री गुप्त घटोत्कच के बाद जब चंद्रगुप्त प्रथम आए, तो जो स्वतंत्र रूप से जब शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई, तो वह शासन व्यवस्था को सुचारू और सुदृढ़ सुव्यवस्थित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। और इस तरह से जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, यानी विजय अभियान के द्वारा, विजय के द्वारा एक छत्र शासन की स्थापना की थी, यानी एक क्षेत्र अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। इसी तरह जो है समुद्रगुप्त ने क्या, धरनी, उनका आदर्श था धरनी बंध, एक जो उपाधि जो था, आदर्श वाक्य था उनका धरनी बंध, यानी कहने का मतलब हुआ संपूर्ण पृथ्वी को बांधना, यानी संपूर्ण पृथ्वी को बांधना धरनी बंध की उपाधि था, यानी उनका आदर्श वाक्य यही था। उन्होंने आर्यावर्त, इन्होंने क्या किया, आर्यावर्त और सुदूर दक्षिण तक पूरा क्षेत्र फैला हुआ था, इनकी विजय हासिल किया था। यहाँ तक कि जो लोगों को बाध्य किया, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि शक और कुषाण, यानी शक कुषाण शक्ति, जो विदेशी हमारी शक्तियां जो आकर भारत में बस गई थी और अपना जो प्रभुत्व का प्रसार कर रहे थे, तो उस समय जो है हमारा समुद्रगुप्त ने कुषाण और शक शासकों को पराजित करके और सम्राट स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी जो है कृत से पृथ्वी विजय की, इनका भी आदर्श वाक्य जो उपाधि था, जो समस्त पृथ्वी को जीतना का जो है अपना उपाधि लिया था। तो इस तरह से इन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत सारा कार्य किया समुद्रगुप्त के जैसा। इसके बाद हम देखते हैं स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त अंतिम प्रतापी सम्राट था। ये क्या था, अंतिम प्रतापी सम्राट था। और इन्होंने अपने शासन काल में क्या है, हुनों को और बर्बर जातियां जितने भी थे, यानी सभी को पराजित किया। और इस समय का काल जो था वह है शांति व्यवस्था का काल था। शांति व्यवस्था के साथ साथ भौतिक और नैतिक समृद्धि का वातावरण था। जितने भी गुप्त सम्राटों के द्वारा शासन व्यवस्था जो थी वह सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया। और यहाँ तक कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं, कुछ कुमारगुप्त, यानी कुछ सम्राटों के द्वारा जो शासन व्यवस्था का बहुत ही एक छत्र शासन व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक, यानी व्यवस्था जो थी, हमारी शासन जो व्यवस्था थी वो प्रत्येक दृष्टि से उदार और कारित थी इस समय। और संपूर्ण व्यवस्था देखते हैं भौतिक और नैतिक समृद्धि का जिस तरह से वातावरण था, जिस तरह से शांति व्यवस्था था। जूनागढ़, यानी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति दुखी या दरिद्र या लोभी पीड़ित या कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं था। इस तरह से देखते हैं। और कालिदास के ग्रंथों में देखने को मिलता है कि उपवनों में सोती हुई मदिरा मत सुंदरियों के वस्त्रों को वायु को स्पर्श नहीं कर सकता, या तो उनके आभूषणों को चुराने का साहस किसमें है। इस तरह से इनकी ग्रंथों में देखने को मिली है इस तरह से वाक्य। यहाँ पर जो है इसके शासन काल में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी पुलिस या गुप्तचर का जो है आचरण जो था वो प्रजा से दुखी नहीं थे, बल्कि जो है शांति पूर्वक ही थे। यहाँ तक कि प्राचीन भारत के अन्य युग में भी ऐसी उत्कृष्ट शासन व्यवस्था देखने को कहीं नहीं मिलती है जिस तरह से गुप्त काल में थी। इस तरह से देखते हैं। अगला जो है आर्थिक समृद्धि का काल, ये भी हमारा जो है स्वर्ण काल का एक अंग के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कृषि भी एक बहुत बड़ा हमारा क्या है जीविका का स्रोत था। और सम्राटों ने जितने भी थे कृषि पर जो है विकास पर ध्यान दिया। यहाँ तक जो है सिंचाई पर ध्यान दिया और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था जो है की गई। सिंचाई का जो साधन है कुएं और अलघट जो है मुख्य रूप से हुआ करता था। यहाँ देखते हैं कि कालिदास के ग्रंथों में देखने को मिलता है कि धान और ईख की खेती, यानी यहाँ हम देखते हैं कि धान और ईख की खेती भी जो है कालिदास के ग्रंथों में धान और ईख की खेती जो है प्रचुरता से होती थी। यहाँ नील की भी खेती होती थी जो बहुत ही प्रमुखता से होती थी, नील की खेती। इसी तरह देखते हैं यहाँ पर हम क्या था कि जो है हमारा अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, कृषि। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, उद्योग था और व्यापार था, यानी व्यापार वाणिज्य था।
यही हमारा जो अर्थव्यवस्था का आधार था। और इस समय जो है कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो है काफी उन्नत अवस्था में हो गई थी। हमारा जो है व्यापार व्यवसाय में जो केंद्र जो है, प्रमुख केंद्र के रूप में कौन था? हमारा पाटलिपुत्र था, वैशाली था, उज्जैनी था, भड़ोच था, इत्यादि ऐसे बहुत सारे हमारे प्रमुख केंद्र के रूप में था। लेकिन भड़ोच और जो है ताम्रलिप्ति, भड़ोच कहने का तात्पर्य है हमारा गुजरात का, और ताम्रलिप्ति कहने का तात्पर्य बंगाल का। दोनों हमारे साइड में क्या है, एक बंदरगाह है। बंदरगाह में क्या है, बंदरगाह हमारा गुजरात है, और हमारा जो है हमारा बंगाल और गुजरात दोनों जो क्षेत्र है वो क्या है, प्रमुख बंदरगाह के रूप में था। क्योंकि हमारा इधर हमारा क्या है, हमारा अरब सागर है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर है। तो हम देखते हैं कि यह जो था, यह जो व्यापार जो होती थी स्थल मार्ग से भी हुआ करती थी और जल मार्ग से भी हुआ करती थी, यानी नाव के द्वारा भी की जाती थी। तो इस समय जो है भारत का जो व्यापार जो हुआ करता था वह जो अरब से होता था, फारस से होता था। फारस के कहने के तात्पर्य है ईरान जो था। इसी तरह मिस्र है, रोम है, चाइना है, दक्षिण पूर्व एशिया है। यानी दक्षिण पूर्व एशिया के जितना भी क्षेत्र है हमारा, ये सब जो भारत का जो है, भारत का जो क्षेत्र है, तो ये जितना है इसके साथ जो है व्यापार जो है हुआ करता था। तो इस तरह से जो है हमारा था आर्थिक समृद्धि का काल था, जो स्वर्णिम काल की भी संज्ञा दी गई। उसी तरह देखते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता का तात्पर्य है कि इस समय जो है जितने भी हमारे शासक जब थे उदारवादी प्रवृत्ति के थे और धार्मिक सहिष्णुता प्रवृत्ति के थे। यानी इस समय जो है वैष्णव धर्म जो है बहुत जो है प्रकाष्ठा पर था। इस समय यहाँ पर बहुत सारे हमारे कुछ गुप्त सम्राटों ने परम भागवत की जो है उपाधि ग्रहण किया था। यानी वैष्णव का जो है संप्रदाय के जो थे मानते थे, जो क्योंकि वैष्णव मत प्रकाष्ठा पर था। परम भागवत यानी जो है विष्णु का जो था, तो वही हमारा परम भागवत का धार्मिक सहिष्णुता की प्रवृत्ति था लोगों में। यहाँ पर देखते हैं कि गुप्त सम्राटों ने जो बौद्ध, जैन और हमारा जो ब्राह्मण जितने भी थे सभी धर्मों को आदर के साथ, सम्मान के साथ देखते थे, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते थे। इसी तरह जो है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है वीरसेन क्या थे, हमारा जो ये हमारा सचिव थे, विदेश सचिव थे, जो सिख धर्म के मानने वाले थे, और आर्मकादे जो प्रधान सेनापति थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ये ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ जो है बौद्ध धर्म या वैष्णव धर्म को मानने वाले को तरजीह दिया जाए, ऐसा नहीं था। जो योग्य हो, जो क्या है योग्य हो, योग्यता के अनुसार जो है इस प्रशासनिक अधिकारियों में रखते थे। तो वीरसेन सिख धर्म को मानते थे, आपका जो है बौद्ध धर्म मानते थे। लेकिन इसलिए धार्मिक सहिष्णुता लोगों में थी कि कुमारगुप्त के समय में भी जो है बौद्ध बुद्ध मित्र ने बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त के समय में भी देखते हैं मद्र नामक व्यक्ति भी जो था वह 5 जैन मंदिरों की मूर्तियों का निर्माण कराया था। मथुरा से भी देखने को मिलता है कि गुप्त काल में जो है ये अनेक जैन मूर्तियां भी मिली हैं। तो इस तरह से फैयान जो है हमारा जो है वो चीनी यात्री जो थे वो धार्मिक सहिष्णुता की जो प्रशंसा करती है गुप्त काल का यहाँ तक का। तो इस तरह से देखते हैं यहाँ। अब हम देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारा अभूतपूर्व जो है हमारा विकास हुआ था। नाटक हुआ, नाटक विभिन्न प्रकार के जो था हमारा कालिदास के द्वारा जो लिखी गई बहुत सारे से ग्रंथ है, और हमारा और भी साहित्यकारों के द्वारा लिखी गई है। तो ये नाटक है, काव्य है, प्रशस्ति काव्य, धार्मिक साहित्य, दर्शन साहित्य इत्यादि बहुत सारे साहित्यों की गुप्त काल में जो है रचना की गई, जिसके कारण से हमारा स्वर्ण काल की संज्ञा में से एक अंग के रूप में कला को मानते हैं, इसी साहित्य को मानते हैं। कला में स्थापत्य कला, क्योंकि गुप्त काल में ही मंदिरों का जो है बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था पहली बार। और इस समय जो है मंदिरों में जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर पहला जो है हमारा नागर शैली और वेसर शैली और द्रविड़ शैली से बनना प्रारंभ हुआ था। तो ये 3 प्रकार के जो शैलियों को उत्पन्न हुआ स्थापत्य कला में जो है पूरे हमारा देखते हैं
मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, मुद्रा निर्माण कला, ये सब जो है कला के अंतर्गत आता है, जो कलाओं में जो है यानी गुप्त काल में जो है सारी बनने लगी थी। इसी तरह हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर्यभट्ट क्या थे, गणितज्ञ थे। ये भी क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति और ज्यामिति के जो है बहुत बड़ा ज्ञानी थे। बीज गणित के जनक भी थे। इन्होंने एक आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी। सूर्य सिद्धांत, जो सूर्य जो है पृथ्वी सूर्य के जो चक्कर लगाती है, तो सूर्य का सिद्धांत दिया था। आर्यभट्टम नामक ये रचना की थी। खगोल थे, ये पहले खगोल शास्त्री थे। इन्होंने शून्य का दशमलव का पाई का मान जो है आविष्कार किया था। इसी तरह देखते हैं ब्रह्मगुप्त सिद्धांत भी अपने सिद्धांतों में बहुत सारे से लिखे। वराहमिहिर भी जो थे गणितज्ञ, ज्योतिषी भी थे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है विकास हुई थी। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुई ही, लेकिन इस गुप्त काल में जो है गणित के क्षेत्र में क्या है, गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी विभिन्न जो चिकित्सा यानी क्षेत्र में जो है, यहाँ तक कि शिल्प शास्त्र पर भी जो है बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। इस काल में हम देखते हैं शून्य का सिद्धांत, दशमलव का जो प्रणाली का जो विकास था, इसी समय जो है हुआ था हमारा। और औषधि विज्ञान का भी विकास हुआ, जो चिकित्सा विज्ञान से कहते हैं, वह जो है औषधि, विभिन्न औषधियों का जो है ये बनना प्रारंभ हुआ था। धन्वंतरी क्या थे, धन्वंतरी भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे और वहां रह करके बहुत सारे से ग्रंथों की भी रचना किए थे। यहाँ तक कि इस युग में आयुर्वेद पर बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है, नए नए ग्रंथ लिखा गया। यहाँ तक कि पाल काव्य जो थे वो भी जो है हस्ता आयुर्वेद की रचना की, जो हाथियों से चिकित्सा से संबंधित था। ऐसे हमारे पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा के साथ साथ पशु चिकित्सा का भी जो है व्यवस्था जो है हमारे गुप्त काल में प्रारंभ था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक वाग्भट है, उन्होंने भी जो आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध जो है एक अष्टांग हृदय की जो है रचना की थी। इस काल में जो रसायन शास्त्र का भी बहुत सारा अभूतपूर्व विकास हुआ था, क्योंकि इस समय ऐसे ऐसे केमिकल या पेड़ों के छालों के ऐसे रंगों का जो बनावट की गई, जो भीमबेटका हो या अजंता गुफा, एलोरा जो गुफाओं में देखने को मिलता है, विभिन्न प्रकार की जो है चित्र अंकित किया गया है, जो रंगों में ऐसी जो है आज भी जो है ज्यों का त्यों देखने को मिलती है। उसी तरह मेहरौली का जो स्तंभ लेख है, वह जो है दिल्ली में जो है, वह भी जो है वहाँ भी जो कलाकृति की गई है, जो है वहाँ की जो केमिकल जो डाली गई है यानी उसमें चित्रित की गई है, वह भी ज्यों का त्यों देखने को मिलती है। ऐसे हमारे बुद्ध की मूर्ति भी है, सुल्तानगंज से मिली है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलती है, जो रसायन शास्त्र का भी विकास हुआ था, जो नीले रंग की खोज भी किया गया था इस समय। तो फहियान जो है उन्नत फहियान जो है यहाँ की जो है गुप्त काल का जो है जलयान का भी जो है काफी प्रशंसा किया है। यहाँ की उदारवादी या गुप्त सम्राटों का जो उदारवादी और कल्याणकारी और धार्मिक सहिष्णुता की जो प्रवृत्ति थी, उसका भी जो है काफी उल्लेख किया है। तो इस तरह से देखते हैं कि आज हम जो है गुप्त काल को स्वर्णिम या स्वर्ण काल कहा जाता है, या राजनीतिक एकता, महान शासकों की व्यवस्था, शासन व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता और साहित्य, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुई थी, जिसके कारण से जो है हम जो है गुप्त काल को स्वर्णिम या स्वर्ण काल कह सकते हैं, कहते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।